बदला है। आज की प्रेस वार्ता में हमारे एसएससी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं, लोकप्रिय सांसद प्रवेश साहिब सिंह जी हैं। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद रघुवंशी जी। आज सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। और आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद पश्चिमी दिल्ली से श्री प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी और मीडिया के सभी मित्रों, रघुवंशी जी, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। और वो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पंजाब के अंदर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, वो सत्ता का दुरुपयोग, पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है कि जरा सा भी कोई उनके खिलाफ बोलता है तो उसके घर पुलिस पहुंच जाती है। अभी अभी हमारे पार्टी के प्रवक्ता नवीन कुमार के घर पर ये पुलिस पंजाब की पहुंची हुई है, कोई नोटिस सर्व नहीं हुआ है, ये पंजाब पुलिस वहां खड़ी हुई है। और इसी तरह से इससे पहले युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा के घर पर भी पुलिस आई थी पंजाब की पकड़ने के लिए। और दोष क्या था इनका? दोष ये था कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इनके भ्रष्टाचार की पोल खोली। इनके द्वारा द्वारका में हज हाउस बनाए जाने की पोल खोली। इनके द्वारा कोरोना में की गई लापरवाही और ऑक्सीजन में जिस तरह कालाबाजारी की उसकी पोल खोली। इनके द्वारा बनाए गए मुख्यमंत्री आवास पर 20 करोड़ के स्विमिंग पूल की बारे में पोल खोली। यानी जो भी सरकार के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल के खिलाफ कोई भी मुंह खोलेगा तो उसके खिलाफ अब इनके पास एक अस्त्र है, पंजाब पुलिस उनके घर पहुंच जाएगी। और ये सिर्फ विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी नहीं, सबसे पहला उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि 28 मार्च को सरकार बनने के पहली बार बाद 28 मार्च को जब पंजाब के अंदर जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और जो किसानों की जमीन पर जो फसल थी उस फसल को नेस्त नाबूद किया गया, उसका मुआवजा तक नहीं दिया गया। तो वो जो किसान, भारतीय किसान यूनियन ग्रुप के जो लोग थे, वो जब मुख्यमंत्री आवास के बाहर अपनी डिमांड को लेकर गए तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। जो यहां पर दिल्ली बॉर्डर पर बैठकर किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाते थे, उनको यहां पर राजनीति करते थे। और उन्हीं में से जो किसान बंधु जो पंजाब के अंदर इनके सीएम के घर के बाहर धरना दे रहे थे, उनकी डिमांड क्या थी? सिर्फ यही डिमांड थी कि हमें जो आपने हमारी फसल को बर्बाद किया है, आम आदमी पार्टी ने जो वहां शपथ ग्रहण समारोह किया है, उसको आप हमें मुआवजा दे दीजिए। उनका सिर्फ इतना ही दोष था। और इस पर पंजाब पुलिस ने लाठीचार्ज करके सैकड़ों किसानों को घायल कर दिया। यह पंजाब पुलिस जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, पंजाब पुलिस का चेहरा है। और यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस भ्रष्टाचार की समाप्ति की वो बात करते हैं आम आदमी पार्टी, और पंजाब के अंदर जो होशियारपुर के एसएसपी ध्रुमन निम्बले, जिन्होंने वहां के रेत माफिया के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी और मुहिम छेड़कर तमाम रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई की थी और कार्रवाई के दौरान 1,53,00,000 रुपए की रिकवरी की थी। एक ऐसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद होशियारपुर से हटा के
उनको कहीं और भेज दिया गया। ये पंजाब पुलिस का, पंजाब में आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है कि किस तरह से वो पावर का मिसयूज करना, पुलिस का मिसयूज करना। और यही नहीं, तमाम ऐसे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले राष्ट्रवादी कार्यकर्ता जो इनकी देशद्रोही गतिविधियों के खिलाफ, इनकी अपीजमेंट पॉलिसी के खिलाफ, या फिर इनकी झूठ बोलने की पॉलिसी का जो भंडाफोड़ करते हैं, जो इनकी सारी नीतियों के, कुनीतियों के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे तमाम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले एक्टिविस्ट के वे खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे मुंबई में प्रीति गांधी के खिलाफ भी इन्होंने FIR की है। ये जो सत्ता का दुरुपयोग, पंजाब पुलिस का दुरुपयोग आम आदमी पार्टी कर रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को चेतावनी दे रही है कि आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो हम सड़कों पर आकर इसका विरोध करेंगे। और इस तरह की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि लोकतंत्र में आप कानून की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन इलीगल तरीके से पंजाब पुलिस को दिल्ली के अंदर बिना दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किए, बिना यूपी पुलिस को इन्फॉर्म किए आप डाकुओं की तरह आए और इस तरह की कार्रवाई करें तो इसका हम विरोध करेंगे। ये जो कार्रवाई है इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। मैं प्रवेश जी से अनुरोध करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। जिस बात का हमको अंदेशा था वैसा ही हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब के चुनाव में ये कह रहे थे कि अगर मेरे पास में पुलिस आ गई तो मैं 3-4 लोगों को जेल में डालूंगा और उसके बाद में जो मेरे खिलाफ में लोग बोलते हैं वो सारे अपने आप ही चुप हो जाएंगे। मैं एक उनका वीडियो आपको यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ कि वो क्या बोलते थे। मैं भी उनको अब गालियां देने चालू कर दूं। आप क्या चाहते हो कि वो गाली देते हैं, 2 गाली देते हैं तो मैं भी कहूँ मैं ये ऐसा, मैं वो वैसा? मेरे को ये गाली गलौज नहीं करनी। जो गाली गलौज करके सोशल मीडिया पे गलत कर रहे हैं, 2 लोगों को उठा के जेल भेज दो, सारे ठीक हो जाएंगे। आज मेरे पास पुलिस नहीं है, पुलिस होती इनको 4-5 को जेल भेज देते, सब ठीक हो जाते। जिस दिन पुलिस आएगी इनको ठीक कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन मैं गाली गलौज नहीं करता। ये आप मेरे को जबरदस्ती करना चाहते हो कि वो गाली दे रहे हैं आप भी गाली दो। मैं नहीं दूंगा गाली, मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आप गाली दो, हम बस यही कह रहे थे कि जो गाली दे रहे हैं उनके खिलाफ आप खुल के मैदान में आके लड़ो। मेरा एक आखिरी सवाल है अरविंद जी, कि वो सवाल ये है कि आप लोगों को मथुरा, काशी, वृंदावन, कोई चर्च में, कोई मंदिर, मस्जिद में भी लेके जा रहे हैं, लेकिन जब सीएए का प्रोटेस्ट चल रहा था तो आपसे करीब 20-25 किलोमीटर पे, 30 किलोमीटर पे जो लोग बैठे थे उनको मिलने आप 8 महीने में भी नहीं चले गए। तो वो क्या, उनके राइट्स के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनसे आप मिलने नहीं चले गए, लेकिन उनको आप मथुरा, काशी, वृंदावन या फिर किसी मंदिर, मस्जिद में भेजना चाहते हैं। तो उनसे मिलते तो उस अधिकार के लिए लड़ना ज्यादा अच्छी बात थी, ऐसा मुझे लगता है। आपके विरोधी नहीं है इस पर। मैंने आपको पूरा वीडियो दिखाया क्योंकि इसके जो बात का विषय था वो भी जो है गंभीर है, मगर मैं उसके पहले के विषय में आना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी मंशा बिल्कुल साफ कर दी थी और इस वीडियो में एक और वो बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि मैं किसी को गाली नहीं देता। हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को कई बार हिटलर बोलते हुए देखा और उन्होंने कहा कि हिटलर देश के प्रधानमंत्री से कई अच्छा था।
और ना जाने क्या क्या अपशब्द आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, गृह मंत्री जी के बारे में, हमारे पार्टी के नेताओं के बारे में कहे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि देश में आज आधे से ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है, मगर हमारे में ना तो वो घमंड है और ना हम कानून का उल्लंघन करते हैं। अगर हम भी चाहें तो हम सारे राज्यों में आपके नेताओं के खिलाफ में, आपके खिलाफ में एफआईआर कर कर आपको उठवा सकते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की घटिया राजनीति में विश्वास नहीं रखती है। जैसे ही पंजाब में सरकार बनी, वहां के जो पीटीसी जो चैनल है उसके मालिक को एफआईआर कर कर गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसने भगवान मान के खिलाफ में एक स्टोरी करी थी। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे की जो नेता हैं प्रीति गांधी जी, उनके ऊपर एफआईआर होती है कि एक उन्होंने ट्वीट किया जो अरविंद केजरीवाल को अच्छा नहीं लगा। उसके बाद में तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जी, जो हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के मंत्री हैं, हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, उनके खिलाफ में एक एफआईआर दर्ज होती है और 9 सेक्शन लगा दिए जाते हैं कि आप दिल्ली में जो क्लस्टर बस चल रही हैं उस घोटाले का भंडाफोड़ कर रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल को ना गुजरा और उन्होंने एफआईआर दर्ज करी। और पुलिस रात को 2 बजे पंजाब पुलिस का डीएसपी वो तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जी के घर पहुंच जाते हैं। वहां पर उनकी माता जी को, उनकी बहन को तंग करते हैं। वहां से बग्गा जी कहीं और पहुंचते हैं, वहां पर भी पुलिस पहुंच जाती है। उस रात को बग्गा जी 4 ठिकाने बदलते हैं और वो पुलिस हर ठिकाने पर पहुंच जाती है। इससे ये साबित होता है कि पुलिस इन हमारे नेताओं का फोन भी टैप कर रही है, इनकी लोकेशन को भी टैप कर रही है। वो जिस बिल्डिंग में जाते थे उसी बिल्डिंग के नीचे आधे घंटे के बाद में पुलिस पहुंच जाती थी। वो आखिरकार रात उन्होंने नोएडा में गुजारी तो नोएडा में पुलिस पहुंच गई पंजाब की। और हमने देखा अभी उसके बाद में जो लेटेस्ट एफआईआर हुई है वो हुई है नवीन कुमार अग्रवाल जी, हमारे जो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, खुद एक रिपोर्टर रह चुके हैं, क्राइम रिपोर्टर रह चुके हैं। रिपोर्टिंग करना, सच्चाई को उजागर करना उनका शौक रहा है, एक उनका जुनून रहा है। जो जुनून आप सभी लोगों में मुझे दिखाई देता है वही जुनून नवीन जी के अंदर है। इसलिए वो चाहे कोविड के अंदर ऑक्सीजन का कोई मामला रहा हो, चाहे हज हाउस में 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाने का मामला हो, चाहे अपने सरकारी घर में 21 करोड़ रुपए का टेंडर करवाकर वहां पर स्विमिंग पूल और तमाम शौक वहां पर पालने का मामला रहा हो, इन सारी बातों को जब उन्होंने उजागर किया तो ये अरविंद केजरीवाल को नागवारा गुजरा। तो उन्होंने उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज कराकर 7-8 सेक्शन उनके ऊपर भी ठोक दिए हैं। और आज वहां का डीएसपी 4 पुलिस वालों के साथ में, अभी जैसे अध्यक्ष जी ने आपको फोटो दिखाई, प्राइवेट गाड़ी में, सरकारी उनकी दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस की गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी का नंबर है PB02DQ1204। इस गाड़ी में डीएसपी और 4 पुलिस वाले नवीन अग्रवाल जी के घर के नीचे अभी भी खड़े हुए हैं, उनको अरेस्ट करके पंजाब लेके जाने के लिए।
क्या पंजाब में लोकतंत्र खत्म हो गया है? मैं आज देश की जनता से कहना चाहता हूं और पंजाब के लोगों से खास तौर पर यह कहना चाहता हूं, क्या आपने इस सरकार को इसलिए चुना था कि जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने वायदा किया था कि जो गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करते हैं हम उनको 24 घंटे के अंदर में जेल में डालेंगे, जिस आम आदमी पार्टी ने यह वायदा किया था कि हम वहां पर जो खून खराबा होता है उसको खत्म करेंगे, और पिछले 24 दिन में 24 मर्डर हो चुके हैं, सड़कों पर मर्डर हो रहे हैं, हमारे खिलाड़ियों के मर्डर हो रहे हैं, कबड्डी खिलाड़ियों के मर्डर हो रहे हैं, और जिस आम आदमी पार्टी ने वायदा किया था कि जो लोग ड्रग्स के व्यापार में लिप्त हैं हम उनको 24 घंटे में जेल में डालेंगे, उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज करेंगे, ये सारे काम छोड़कर आज पंजाब पुलिस क्या काम कर रही है? वो वहां पे ड्रग्स माफिया को गिरफ्तार नहीं कर रही, वो वहां पर जो गुरु ग्रंथ साहिब की जिन्होंने बेअदबी करी उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, जो वहां पर गैंग बन गए हैं 24 मर्डर जिन्होंने किए हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, मगर जो अरविंद केजरीवाल को ट्वीट पर उसका सच दिल्ली में उजागर कर रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पूरी पंजाब पुलिस ब्राउनी पाउंड बनाने में लगी हुई है कि कौन डीएसपी सबसे पहले बग्गा जी को गिरफ्तार करे, नवीन जी को गिरफ्तार करे और उसकी प्रमोशन हो जाए। क्या ये काम करने के लिए वो पंजाब में सरकार बनाए हैं? मैं आप सभी हमारे पत्रकार बंधुओं से ये कहना चाहता हूं कि आपको ये सारी सच्चाई जो सीधा सीधा चैनल्स के ऊपर और पत्रकार के ऊपर भी एक हमला है, सच्चाई को उजागर करने के ऊपर एक हमला है, आप इसको जनता को जरूर बताएं। और मैं पंजाब पुलिस को भी ये कहना चाहता हूं कि आप जब ऐसी कार्रवाई करने से किसी के भी दबाव में बचें, आपको पैसा अरविंद केजरीवाल नहीं देते हैं, आपको पैसा भगवंत मान नहीं देते हैं, आपको पैसा पंजाब की जनता के टैक्स से मिलता है, और वो जनता आपसे चाहती है कि आप पंजाब में क्राइम को ठीक करें, आप पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लागू करें, ना कि आप दिल्ली में जाकर बिना दिल्ली पुलिस को बताए और जो फालतू के काम हैं उस पर अपना समय खराब करें। यह आपको शोभा नहीं देता है। अगर पंजाब पुलिस बिना दिल्ली पुलिस को बताए प्राइवेट गाड़ी में रात को 2-2 बजे हमारे कार्यकर्ताओं को तंग करेगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हमसे जो बन पाएगा हम उसको करेंगे। मगर आप क्या हमारी जुबान को बंद कर देंगे? क्या जो बोलने का अधिकार है उसको छीन लेंगे? और अगर कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जो उसकी सच्चाई को उजागर कर रहा है, तो पंजाब पुलिस को क्या लेना देना है? पंजाब के मुख्यमंत्री हैं क्या अरविंद केजरीवाल? पंजाब में के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, भगवंत मान को क्या बोला है क्या? अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सच्चाई बता रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल और उनके नेता दिल्ली पुलिस में जाकर, दिल्ली के किसी थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करे। मगर वो पंजाब में वहां पर कानून व्यवस्था उनके हाथों में आ गई है, उनके जेब में आ गई है, तो वो उसके साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कोई सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो यही बात आज आपके सामने हमने रखनी थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल? उनका बहुत डर है कि ये डर है कि वो भी कितना हजारों करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च कर देंगे। बहुत डर लगता है कि दिल्ली के लोग इतनी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से डॉक्टर, वकील, सरकार को अपना टैक्स जमा कराते हैं, जीएसटी जमा कराते हैं, और वो उस पैसे को बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर खराब कर देते हैं। इस बात का बहुत डर है। जहां तक रही चुनाव की बात, मैं अरविंद केजरीवाल को आज भी चुनौती देता हूं कि वो किसी भी खुले मंच पर आकर हमसे बहस करे, क्योंकि होता क्या है, उनके पास में बहुत बड़ा एक ऐसा फंड है जिससे वो अपने सारे झूठे इंटरव्यू कर लेते हैं, और जब एंकर उनसे कोई सवाल पूछता है और जब केजरीवाल कोई जवाब देते हैं तो एंकर उससे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता है। एंकर सवाल पूछते हैं कि आपने दिल्ली में क्या काम किए, वो बोलते हैं मैंने बहुत सारे स्कूल बनाए, बहुत सारे कॉलेज बनाए, बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए, बहुत सारी यूनिवर्सिटी बनाई, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत सारे फ्लाईओवर बनाए। तो एंकर अगला सवाल पूछता है, एंकर ये नहीं पूछता कि इन सब के एड्रेस क्या हैं, कि कहाँ जो जो बनाए हैं वो कहाँ कहाँ बनाए हैं, उनके एड्रेस तो बता दीजिए, उनके पता तो बता दीजिए। ये कोई नहीं पूछता है। जिस दिन दिल्ली की जनता ये एड्रेस पूछने लग जाएगी कि जो आपने काम किए हैं उनका एड्रेस क्या है। मैंने अरविंद केजरीवाल का भी एक इंटरव्यू देखा तो उसने कहा कि हमने 20 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया पंजाब में। दूसरी जगह बोल रहे हैं मैंने 10 दिन में खत्म कर दिया। एक चैनल पर बोलते हैं कि दिल्ली में 550 ठेके हैं, एक चैनल पर बोलते हैं 750 ठेके हैं, तीसरे चैनल पर बोलते हैं 800 ठेके हैं। हर चैनल पर उनके ठेके की संख्या बदल जाती है, हर चैनल पर उनके दिन बदल जाते हैं, हर चैनल पर उनकी यमुना को साफ करने की तिथि बदल जाती है। अगर उनसे कोई एक सवाल इतना पूछ ले कि आपने जो काम किया है उसका एड्रेस क्या है, वो जवाब नहीं है उनके पास, वो कोई पूछता नहीं है। वो आज जाकर हिमाचल में बोल रहे जरा पंजाब में लोगों को फोन करके पूछ लो हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। कोई करता है क्या फोन? 5 करोड़ लोग सुनते हैं, उनमें से 5 आदमी फोन करते हैं, बाकी तो कोई नहीं करता, अपने रिश्तेदारों को फोन करके पूछता है। वो जो बात बोलते हैं वे बात बोलते हैं। अभी एक और मैंने उनका देखा झूठ। अगर मैं आपको सच बोल रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में एफआईआर दर्ज होने लग जाए इनके झूठों पर, ये पूरा जिंदगी कोर्ट कचहरी करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। एक और झूठ बोला कि केवल दिल्ली की सरकार मुनाफे में चलती है। आपने भी देखा होगा बाकी भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार चल रही है वो घाटे में चल रही है। दिल्ली की सरकार 7,500 करोड़ रुपए मुनाफे में चल रही है। चलेगी? क्यों नहीं चलेगी? जब आप विकास ही नहीं करेंगे, कोई खर्चा नहीं करेंगे। अभी आप में से 2 रिपोर्टर हैं, मैं आपको दोनों को 500-500 रुपया दूं,
मैं आपको बोलूँ चिड़िया को दाना डाल के आओ, एक रिपोर्टर 500 रुपये का दाना लेगा, वो दाना डाल देगा। दूसरे से मैं पूछूंगा आपने क्या किया, उसने कहा मैंने भी दाना डाल दिया, देखो यही दाने मेरे हैं, यही। अब मैं कैसे दाना ढूंढूंगा कि एक के दाने इसमें से कौन से और दूसरे के दाने कौन से? तो उसने जेब में डाल लिया, उसका पैसा बच गया ना 500 रुपया। अब उसका दाना कोई दिखाई देगा कि इसका दाना कौन सा और इसका दाना कौन सा है? या मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूं, दूसरे को 1 करोड़ रुपये दूं, और मैं आपको बोलूं जाके कमरा बना दीजिए, एक बना देगा कमरा, दूसरा नहीं बनाएगा। उसने कहा मैं दिल्ली में 500 कमरे बना दिए, तो जो नहीं बनाएगा उसका पैसा तो बच गया ना। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वो फ्लाईओवर बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, कॉलेज बना रही है, यूनिवर्सिटी बना रही है, उनका एड्रेस बता रही है, ये एड्रेस है, तो उनका पैसा खर्च हो रहा है। आप केवल विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ पैसा ही नहीं खर्च कर रहे, तो मुनाफे में तो चलेगी सरकार, घाटा कहां से होगा? कौन सा? वो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, और आज का नहीं 2017 से वो केस चल रहा है। उसके बारे में हमने कल आप लोगों को बताया था कि किस तरह से सत्येंद्र जैन, जिनकी लगभग शेल कंपनियां हैं, जो 3 शेल कंपनी, उनके 4 करोड़ 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी सीज की गई है, और लगभग जो हवाला कारोबारियों ने स्वीकार किया है कि सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के बड़े अच्छे मित्र भी हैं, दोस्त हैं पुराने, और अभी वो दिल्ली सरकार में यूडी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने हवाला कारोबारियों के माध्यम से लगभग 18 करोड़ के आसपास का लेन देन मिला है, और जांच जारी है। दिल्ली में उसी पैसे से इन्होंने दिल्ली के कई इलाकों के अंदर, जिसका मैंने कल जिक्र किया था, कई इलाकों में ज़मीन खरीदी है। उन्हीं शेल कंपनियों के नाम पर कुछ बेनामी संपत्ति हैं, और इनका काम है कि वो प्रॉपर्टी खरीद के पहले ऐसी जगह खरीदते हैं जहाँ पर सड़क नहीं बनी है, फिर सड़क का मंत्रालय बनाने का इन्हीं के पास है, वहाँ सड़क बनाते हैं और फिर वो जगह महंगे दामों पे बेचते हैं। ये काम दिल्ली सरकार के जो कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री जी के जो कट्टर चहेते हैं, दोस्त हैं, उनका है। देखिए, ये तो पंजाब एक बहुत बड़ी गलती कर चुका है, और हमारे लोकतंत्र में इस गलती की सज़ा 5 साल है। 5 साल से पहले वो गलती सुधर नहीं सकती है। दिल्ली वाले भी ये गलती कर रहे हैं, मगर दिल्ली वालों को बड़े बड़े विज्ञापन दिखाकर, जैसे मैंने कहा, विज्ञानों पर सारे विज्ञापन पर लिख दिया जाता है 500 स्कूल, मगर कोई एड्रेस नहीं पूछता वो 500 स्कूल कहाँ बने। उस विज्ञापन पर कहते हैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दी है, मगर कोई एड्रेस नहीं पूछता है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है कहाँ, दाखिला लेने कहाँ जाना है। बड़ा बड़ा ऐड आता है अखबार में कि स्पोर्ट्स टैलेंट हंट शुरू हो रहा है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी द्वारा। उसकी डेट नहीं बताई जाती, वेन्यू नहीं बताया जाता, समय नहीं बताया जाता। तो मैंने जो आपका पहला प्रश्न था एमसीडी के बारे में, अब दिल्ली सरकार का क्योंकि सारा रोल खत्म हो गया। पहले भारत सरकार बजट देती थी दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार से एमसीडी को मिलता था। अब भारत सरकार सीधा एमसीडी को भी दे पाएगी, और जो हमारी रिकमेंडेशंस थी कमेटी की, हमारी फाइनेंस कमीशन की, और उन सारी रिकमेंडेशन को एमसीडी दिल्ली सरकार के पास भेजती थी कि आप इसको अप्रूव कर दीजिए। तब दिल्ली सरकार उनको अप्रूव नहीं करती थी, तो हम हमारा
जो हमारा रेवेन्यू है एमसीडी का उसको बढ़ा नहीं पाते थे, अब उनके पास में कोई फाइल नहीं जाएगी, अब उसको भारत सरकार सीधा अप्रूव करेगी। तो इससे निश्चित ही हमारी एमसीडी का रेवेन्यू बढ़ेगा और भारत सरकार अब सीधा सीधा दिल्ली का एमसीडी का ख्याल रखेगी। तो मुझे लगता है कि काम सारे बहुत ही जल्दी से हो पाएंगे। धन्यवाद। दिल्ली सरकार एमसीडी के 3 टैक्स को कलेक्ट करती है। एक होता है उनका पार्किंग टैक्स, एक होता है उनका ट्रांसफर ड्यूटी टैक्स, एक होता है उनका प्रोफेशनल टैक्स। वो टैक्स सारे एमसीडी के ही हैं जो एमसीडी के बिहाफ पर दिल्ली सरकार इकट्ठा करती है। तो उन सारे पैसे को एमसीडी को मिलने से तो कोई नहीं रोक सकता। मैंने ये सुझाव दिया था बिल में, हर महीने की 7 तारीख को, क्योंकि दिल्ली सरकार कई कई महीने उसको टाल देती थी और उसका ब्याज खाती थी, तो एमसीडी को हर महीने 7 तारीख को ऐसी व्यवस्था हो कि उसको वो सारा टैक्स का पैसा मिल जाए करे। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।